हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं BCNF। अब देखते हैं BCNF होता क्या है। अ रिलेशन स्कीमा R इज इन BCNF इफ whenever a non-trivial functional dependencies x tends to a hold in R, then x is a super key of R। मान लीजिए आपको एक FD सेट गिवन है जिसे बोलेंगे हम x tends to y, और इस x tends to y में अगर मेरा x सुपर की है, देन मैं कह सकता हूं मेरा जो रिलेशन है R इज इन BCNF। जो मेरा रिलेशन है वो BCNF में होगा। मतलब अगर आपके पास कोई A टेंस टू बी FD गिवन है जिसमें आपका A क्लोजर सुपर की है, देन मैं बोल सकता हूं ये आपका रिलेशन BCNF में है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। BCNF का मतलब यही है कि x टेंस टू y में अगर आपका x सुपर की है, देन आपका रिलेशन BCNF में होगा, और अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि आपका रिलेशन BCNF में नहीं है। ओके, अब चेक करते हैं वायलेशन कंडीशन इन BCNF। BCNF की क्या वायलेशन कंडीशन होती है। वायलेशन कंडीशन देखते हैं। A relation schema R is in BCNF if every x tends to y non-trivial FD must satisfy the following condition। वायलेशन कंडीशन भी वही बोलती है जो FD की डेफिनेशन बोलती है कि अगर x टेंस टू y दिया है और इसमें x सुपर की है, तब हम बोल देंगे कि R इज इन BCNF। ओके, इफ x इज नॉट अ सुपर की, अगर मान लीजिए x सुपर की नहीं है, देन वी नीड अ BCNF डिकम्पोजिशन टू डिकम्पोज द रिलेशन इनटू BCNF। ओके, अगर सुपर की नहीं है तब हम BCNF डिकम्पोजिशन करेंगे और उस रिलेशन को BCNF में डिकम्पोज करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें चेक करना है कि जो हमारा FD है वो BCNF में है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं। चेक करने से पहले सबसे पहली स्टेप क्या थी कि हमें निकालना है कैंडिडेट की। इस केस में हमारी कैंडिडेट की क्या आ जाएगी, AB और DB। मैंने आपको कैंडिडेट की निकालना सिखाया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देन मैं निकालूंगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, ऐसे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। अब देखिए इस यहां क्या आ जाएगा, सिर्फ C। क्यों C आएगा, क्योंकि A B और D, A B D कैंडिडेट की का पार्ट है, तो जो नहीं है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब BCNF को हम चेक करेंगे, देखते हैं कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम AB टेंस टू CD FD को देखेंगे। AB टेंस टू CD, इसे चेक करते हैं क्या ये BCNF में है कि नहीं। BCNF की कंडीशन क्या थी कि x टेंस टू y दिया है तो आपका x सुपर की होना चाहिए। अगर x सुपर की है तब ये BCNF में है। चेक करते हैं क्या मेरा AB सुपर की है। निकालते हैं, AB का क्लोजर निकाला तो क्या आ गया मेरे पास। जैसे मैं AB का क्लोजर निकालूंगा तो AB CD, जी हाँ, AB इज अ सुपर की। तो मैं बोल दूंगा कि AB टेंस टू CD इज इन BCNF। ओके, मेरा ये BCNF में तो है। देन मैं चेक करूंगा D टेंस टू A को। D टेंस टू A, D टेंस टू A चेक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, D का क्लोजर निकालूंगा। चेक करूंगा क्या ये सुपर की है। जैसे मैं D का क्लोजर निकालूंगा क्या आएगा, D से सिर्फ A आएगा। ओके, तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि D इज नॉट अ सुपर की। ओके, तो मैं बोल दूंगा D टेंस टू A इज नॉट इन BCNF। क्यों BCNF में नहीं है, क्योंकि D मेरा सुपर की नहीं है, और मेरी BCNF की कंडीशन क्या बोलती है कि x टेंस टू y में x सुपर की होना चाहिए था, और यहां सुपर की नहीं है, तो मैं बोल दूंगा D टेंस टू A इज नॉट अ सुपर की। इसके कारण मेरा जो ये पूरा रिलेशन है ये R इज नॉट इन BCNF, ये मेरा BCNF में नहीं है। आई होप से आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैंडिडेट की। हमारे पास कैंडिडेट की आ जाएगी AB और DB।
ओके, इस केस में हमारे पास 2 कैंडिडेट की आएगी, ठीक है। देन उसके बाद हम निकालेंगे नॉन की एट्रीब्यूट। ओके, नॉन की एट्रीब्यूट क्या होगा, अब देखिए यहां ए बी डी आ चुका है, ए बी डी आ चुका है, तो क्या बचा सी, तो सी हो जाएगा हमारा नॉन की एट्रीब्यूट। अब बोला है चेकिंग BCNF, इसे BCNF में चेक करिए। तो सबसे पहले हम यही लेंगे AB टेंड्स टू CD, हमने लिया AB टेंड्स टू CD। अब हम इसे चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, हम निकालेंगे AB का क्लोजर और चेक करेंगे क्या इस ऊपर की है। जैसे हम AB का क्लोजर निकालेंगे हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, AB CD और कुछ नहीं। ये देखिए हम कह सकते हैं AB इज अ सुपर की। ओके, तो AB टेंड्स टू CD इज इन BCNF। ओके, देन हम अगला लिखेंगे जो है D टेंड्स टू A। अब हम यहाँ पे D का क्लोजर निकालेंगे, D के क्लोजर से क्या आएगा, D के क्लोजर से सिर्फ आएगा A। तो मैं कह सकता हूं D इज नॉट अ सुपर की। ओके, तब D टेंड्स टू A क्या हो जाएगा, इज नॉट इन BCNF। ओके, देन हम कह सकते हैं देन R इज नॉट इन BCNF। ओके, अब हम इसे करेंगे BCNF में डिकम्पोज, BCNF डिकम्पोजिशन। ओके, BCNF डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं, देखिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, D टेंड्स टू A की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम D टेंड्स टू A को ले लेंगे। हमने ले लिया D टेंड्स टू A को। देन उसके बाद हम अपना मेन रिलेशन क्या है हमारे पास जो गिवन है, ABCD लिखेंगे, ABCD। ओके, देन अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो D टेंड्स टू A है तो हम चेक करेंगे क्या D इसमें है, हाँ है। जब D प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, जो टेंड्स टू A है उसे यहां से डिलीट कर देंगे। मैं फिर से बताता हूं, सबसे पहले आप चेक करिए क्या D आपके रिलेशन में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे, जो D टेंड्स टू A है यानी इस तरफ राइट हैंड साइड वाला एट्रीब्यूट को आप मेन रिलेशन से डिलीट कर देंगे। ओके, जैसे आप डिलीट कर देंगे तो आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा, एक रिलेशन तो यही बनेगा D से A, और दूसरा रिलेशन क्या बन जाएगा, दूसरा रिलेशन बन जाएगा आपका BCD। तो मैं कह सकता हूं एक रिलेशन आपका बन गया R1 क्या बन गया आपका DA, और एक रिलेशन बन गया R2 क्या बन गया आपका BCD। अच्छा, तो ये हो गया आपका BCNF डिकम्पोजिशन। ओके, एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले तो हमारा रिलेशन BCNF में नहीं था, फिर हम BCNF डिकम्पोजिशन करेंगे। डिकम्पोजिशन में हम उस FD सेट को लेंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, D टेंड्स टू A की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो मैंने ले लिया D टेंड्स टू A। ओके, देन मैं देखूंगा क्या D मेरा ओरिजिनल रिलेशन में है, हाँ है, ओरिजिनल रिलेशन में प्रेजेंट है। तो जो D टेंड्स टू A वाली जो चीज है, जो एट्रीब्यूट है, उसे हम मेन रिलेशन से डिलीट कर देंगे। मैंने इस A को मेन रिलेशन से डिलीट कर दिया, तो मेरे पास क्या रिलेशन बच गया, BCD बच गया था, और DA भी ले लेंगे। तो मेरे पास 2 रिलेशन आ गए, कौन कौन से, रिलेशन नंबर 1 DA, रिलेशन नंबर 2 BCD। तो मैं कह सकता हूं ये BCNF डिकम्पोजिशन है। ओके, बट एक प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा BCNF डिकम्पोजिशन है कि नहीं है। उसको पहचानने के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है वो ये देखिए, इफ वी हैव मल्टीपल कैंडिडेट की देन इट इज कंपल्सरी टू प्रिजर्व एनी वन कैंडिडेट की इन फाइनल डिकम्पोजिशन। नोट हमें ये बता रहा है कि मान लीजिए अगर हमारे पास मल्टीपल कैंडिडेट की प्रेजेंट है, जैसे देखिए इस एग्जांपल में हमारे पास मल्टीपल कैंडिडेट की प्रेजेंट थी, ये देखिए मल्टीपल कैंडिडेट की प्रेजेंट है, देन इट इज कंपल्सरी टू प्रिजर्व
एनी वन कैंडिडेट की इन फाइनल डिकम्पोजिशन। तो हमारा फाइनल डिकम्पोजिशन क्या हुआ, ये हुआ हमारा फाइनल डिकम्पोजिशन। वो बोल रहा है कि जो आपका फाइनल डिकम्पोजिशन है इसमें कैंडिडेट की होनी चाहिए, एटलीस्ट एक कैंडिडेट की तो होनी चाहिए। तो मेरी कैंडिडेट की कौन कौन सी है, ए बी और डी बी। क्या यहां पर मेरी ए बी है, नहीं ए बी नहीं है। क्या यहां पर मेरे पास ए बी है, नहीं। पर यहां पर देखिए, यहां पर डी और बी मिल गया, यानी हमारी एक कैंडिडेट की प्रिजर्व्ड है। तो ये हमारा नोट सेटिस्फाई हो गया कि हमारी एक कैंडिडेट की प्रेजेंट होनी चाहिए। कब, जब हमारे पास मल्टीपल कैंडिडेट की प्रेजेंट हो। ओके, आई होप सो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो हम कह सकते हैं हमारा BCNF डिकम्पोजिशन हो गया है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक और इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। वो क्या है, वो ये बोल रहा है कि इन BCNF मल्टीपल डिकम्पोजिशन इज पॉसिबल। BCNF में मल्टीपल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें सिर्फ सिंगल डिकम्पोजिशन मिला था। ये देखिए, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ सिंगल डिकम्पोजिशन मिला है, R1 और R2, ये सिंगल डिकम्पोजिशन है। बट इस क्वेश्चन में देखेंगे कि मल्टीपल डिकम्पोजिशन हमें कैसे मिल सकता है। ओके, सॉल्व करते हैं इसे। सो सबसे पहले हम निकालेंगे कैंडिडेट की। इस केस में हमारे पास कैंडिडेट की क्या आ जाएगी, ए। देन हम निकालेंगे नॉन की या प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जो कि आ जाएगा हमारे पास बी, सी, डी और ई। ओके, अब हम BCNF चेक करेंगे। BCNF चेकिंग, वन बाय वन सभी को लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसे A टेंस टू B को, A टेंस टू B। A टेंस टू B में हम सबसे पहले A का क्लोजर निकालेंगे। जैसे मैं A का क्लोजर निकालूंगा, क्या आएगा मेरे पास, A से B, B से C, C से D, D से E। अब देखिए, A मेरा सुपर की है, A मेरा सुपर की है, तो मैं बोल सकता हूं A टेंस टू B इन BCNF। ओके, देन मैं नेक्स्ट चेक करूंगा। जो नेक्स्ट है वो है B टेंस टू C। अब B टेंस टू C में जैसे मैं B का क्लोजर निकालूंगा, क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास आएगा B, C, D और E। क्या मेरा B सुपर की है, नॉट अ सुपर की, B मेरा सुपर की नहीं है, तो मैं बोल दूंगा B टेंस टू C इज नॉट BCNF, BCNF में नहीं है। देन मैं नेक्स्ट चेक करूंगा, जो कि होगा, जो कि है C टेंस टू D, C टेंस टू D। यहां पे मैं C का क्लोजर निकालूंगा। C का क्लोजर क्या आएगा मेरे पास, C का क्लोजर आ जाएगा मेरे पास D और E। ये भी मेरा सुपर की नहीं है, नॉट अ सुपर की। ओके, तो मैं बोल दूंगा C टेंस टू D इज नॉट BCNF, BCNF नहीं है। देन मैं नेक्स्ट चेक करूंगा। नेक्स्ट क्या है मेरा, D टेंस टू E। नेक्स्ट है D टेंस टू E। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि मैं जैसे D का क्लोजर निकालूंगा, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा D से E। ओके, तो आप यहां देख रहे हैं कि मेरा D भी सुपर की नहीं है, नॉट अ सुपर की। तो मैं बोल सकता हूं D टेंस टू E इज नॉट इन BCNF। अच्छा, अब ये B, C और D, इनके कारण हमारा जो रिलेशन है वो BCNF में तो नहीं है, तो हम बोल देंगे R इज नॉट इन BCNF। अब हम क्या करेंगे, इसे BCNF में डिकम्पोज करेंगे। देखिए, अब हम इसे BCNF में डिकम्पोज कैसे करेंगे। देखिए, BCNF डिकम्पोजिशन। अच्छा, सबसे पहले हम उन एफडीज को ले लेंगे जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। किन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक हो रही है B टेंस टू C, B टेंस टू C। नेक्स्ट है C टेंस टू D, C टेंस टू D। नेक्स्ट है D टेंस टू E, D टेंस टू E। ओके, अब हम अपनी मेन रिलेशन को लिखेंगे। मेन रिलेशन क्या है, A B C D
और ई। हाँ, अब कैसे चेक करते थे, चेक कैसे करते थे, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और नीचे की ओर जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बी चेक करते, क्या बी इस रिलेशन में है? हाँ, बी है। तो मैं क्या करूँगा, जो बी टेंस टू सी है, ये जो राइट हैंड साइड वाली एट्रीब्यूट है, इसको क्या कर दूंगा, मैं डिलीट कर दूंगा। कहाँ से? मेरे मेन रिलेशन से। मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। मैं सक्सेसफुली डिलीट कर पाया हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मेरा एक रिलेशन बन जाएगा बी से सी, बी से सी। अब मेरा नेक्स्ट चेक करते, क्या सी प्रेजेंट है मेन रिलेशन में? नहीं, मैंने सी को डिलीट कर दिया है। अब सी मेरा मेन रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इस एफ डी से कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसे यहीं पे कट कर देता हूँ। देन नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में देखिए, क्या डी प्रेजेंट है? हाँ, डी प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ई को मेन रिलेशन से डिलीट कर दूंगा। करते हैं, ये मैंने इस ई को डिलीट कर दिया। तो मैं इस ई को सक्सेसफुली डिलीट कर पाया हूं। तो मेरा यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, एक रिलेशन बनेगा डी से ई। और कुछ एफ डीज है? नहीं, बस ये तीन ही थी। तो मेरा मेन रिलेशन में क्या बच जाएगा, मेरा मेन रिलेशन बच जाएगा ए बी और डी, ए बी और डी। तो क्या रिलेशन बने, पहला रिलेशन बनेगा मेरा मेन एफ डी का, जो कि हो जाएगा ए बी डी। देन मेरा अगला रिलेशन क्या बना, बी सी का, इसे R2 बोल दूंगा। देन अगला मेरा मेन रिलेशन का आएगा बना R3 का, इसे मैं बोल दूंगा DE। ओके, ये मेरा हो गया BCNF डिकम्पोजिशन। क्या चेक करते हैं क्या ये सही है? तो एक नोट लिखवाया था मैंने, इफ वी हैव मल्टीपल कैंडिडेट की। और एक और चीज ये था कि अगर आपका कैंडिडेट की है तो वो आपके फाइनल आंसर में या फाइनल डिकम्पोजिशन में प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे देखिए, मेरे पास कैंडिडेट की ए है, तो क्या ये मेरे फाइनल डिकम्पोजिशन में प्रेजेंट है? हाँ, यहां पर मेरी ए प्रेजेंट है, किसी भी एक में ए प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए, ए मेरा प्रेजेंट है, तो मैं बोल दूंगा मेरा BCNF डिकम्पोजिशन सही हुआ, ये है। बट अगर मान लीजिए आपने B टेंस टू C से स्टार्ट करा, कोई हो सकता है C टेंस टू D से स्टार्ट करे, वो भी पॉसिबल है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम फिर से डिकम्पोजिशन करेंगे, और इस बार हम B टेंस टू C से स्टार्ट नहीं करेंगे, इस बार हम C टेंस टू D से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं वो कैसे करेंगे। ये हो गया फर्स्ट BCNF डिकम्पोजिशन। अब मैं करूंगा इसका सेकंड BCNF डिकम्पोजिशन। कैसे करेंगे वो देखिए, ये है मेरा सेकंड BCNF डिकम्पोजिशन। इसमें भी जिस FD के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो लिख लेंगे सबसे पहले, B टेंस टू C, C टेंस टू D एंड D टेंस टू E। देन उसके बाद मैं अपना मेन रिलेशन लिखूंगा। मेरा मेन रिलेशन क्या है, मेरा मेन रिलेशन है A B C D एंड E। ओके, अब देखिए, फर्स्ट डिकम्पोजिशन हमने B टेंस टू C से स्टार्ट करा था, अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे C टेंस टू D से। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले देखेंगे क्या C मेरा मेन रिलेशन में है? हाँ, C प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगा, इस D को एलिमिनेट कर दूंगा मेन रिलेशन से। मैं देखा C प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इस D को मैंने एलिमिनेट कर दूंगा। कैसे करूंगा, ये देखिए, ये मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो ये मैं इसे एलिमिनेट कर पा रहा हूं, एक FD में एक रिलेशन मेरा बन जाएगा C D। ओके, देन मैं उसके बाद B टेंस टू C को देखूंगा, क्या मेरा B प्रेजेंट है? हाँ, मेरा B प्रेजेंट है। तो क्या मैं C को एलिमिनेट कर सकता हूं? हाँ, मैं C को एलिमिनेट कर सकता हूं। तो मैं यहां से C को एलिमिनेट या डिलीट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं कर पा रहा हूं, तो यहां मेरा एक और रिलेशन बन जाएगा। क्या रिलेशन बनेगा? B C। ओके, देन उसके बाद मैं देखूंगा D टेंस टू E, क्या मैं इसे डिलीट कर पा रहा हूं? पहले देखेंगे क्या D प्रेजेंट है। यहां देखिए, D प्रेजेंट नहीं है, D डिलीट हो चुका है। तो मैं इस FD के साथ कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसे यहीं पे कैंसिल कर देता हूं। तो मैं इसका रिलेशन नहीं लिखूंगा। तो मेरे पास कौन कौन से रिलेशन आ गए, एक आगे रिलेशन R1 क्या आया है, A B E। R2 क्या आया है, R2 आया है B और C। देन R3 क्या आया है, R3 आया है C और D। ये हो गया मेरा सेकंड BCNF डिकम्पोजिशन। आप देख रहे हैं मल्टीपल BCNF डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। ओके, अच्छा, इसमें भी चेक करते हैं क्या मेरा ये BCNF सही है कि गलत।
अब चेक करने के लिए क्या था कि जो आपकी कैंडिडेट की है क्या इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। हमारी कैंडिडेट की क्या थी, हमारी कैंडिडेट की थी ए। ओके, देखिए इस रिलेशन में ए प्रेजेंट है, इनमें से किसी भी एक रिलेशन में ए प्रेजेंट होना चाहिए। यहां पर ए प्रेजेंट है तो तब हम कह सकते हैं हमारा BCNF डिकम्पोजिशन सही हुआ है। ओके, तो क्या सिर्फ 2 ही डिकम्पोजिशन पॉसिबल है? नहीं, एक और पॉसिबल है। कैसे? सबसे पहले हमने B टेंस टू C से स्टार्ट करा था, फिर हमने सेकंड में C टेंस टू D से स्टार्ट करा, अब हम D टेंस टू E से भी तो स्टार्ट कर सकते थे। तो हम थर्ड डिकम्पोजिशन में यही देखेंगे, थर्ड डिकम्पोजिशन लेंगे BCNF डिकम्पोजिशन। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी सबसे पहले हम वही लिखेंगे जिससे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उन FDs को पहले लिख लेंगे। किन किन से क्रिएट हो रही थी? B टेंस टू C, C टेंस टू D, D टेंस टू E। ओके, देन उसके बाद मैं अपना रिलेशन लिखूंगा। मेरा रिलेशन क्या था? A B C D एंड E। ओके, अब मैं D टेंस टू E से स्टार्ट करूंगा। तो मैं सबसे पहले देखूंगा क्या मेरा D मेन रिलेशन में है? हाँ, प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस E को डिलीट कर दूंगा मेन रिलेशन में। मैंने इस E को डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया तो ये FD को मैं टिक कर दूंगा करेक्ट, क्योंकि मैं इसका काम कर चुका हूं। नेक्स्ट देखता हूं क्या C टेंस टू D में C प्रेजेंट है क्या? हाँ, C प्रेजेंट है। C प्रेजेंट है तो मैं इस D को क्या कर दूं, डिलीट कर दूं क्या? हाँ, डिलीट कर सकते हैं। मैंने इसे डिलीट कर दिया, इस FD का भी काम हो गया। देन देखिए क्या B प्रेजेंट है क्या? हाँ, B प्रेजेंट है। मेरा B प्रेजेंट है तो क्या मैं C को डिलीट कर सकता हूं? हाँ, मैं C को डिलीट कर सकता हूं। मैंने C को डिलीट कर दिया तो मेरे पास FD क्या क्या बच गई? मैंने इन तीनों से काम कर लिया तो मेरे पास यहां तो BC बनेगा, CD भी बन जाएगा और DE भी बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास कितने डिकम्पोजिशन आए? पहला R1 डिकम्पोजिशन क्या आया? ये A और B। देन R2 मेरे पास क्या आ गया? R2 मेरे पास आ गया B और C। देन R3 क्या आ गया? R3 आ गया मेरे पास C और D। देन R4 क्या आ गया? R4 आ गया मेरे पास D और E। तो अब आप ये देख सकते हैं ये भी मेरा BCNF डिकम्पोजिशन हो गया। अब चेक करिए क्या ये सही है? हमारी जो कैंडिडेट की थी वो क्या थी? A। इन पूरे रिलेशंस में क्या A प्रेजेंट है? हाँ, ये देखिए A प्रेजेंट है, तो ये मेरा BCNF डिकम्पोजिशन सही है। तो क्या और डिकम्पोजिशन पॉसिबल है? देखिए हमने B टेंस टू C से स्टार्ट करा था, फिर हमने C टेंस टू D से भी स्टार्ट कर चुके हैं, फिर हमने अब D टेंस टू E से भी स्टार्ट कर दिया। अब और कोई पॉसिबिलिटीज है? नहीं, अब और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तब हम कहेंगे कि हमें इस रिलेशन में 3 BCNF डिकम्पोजिशन मिला। सो हम कह सकते हैं कि BCNF डिकम्पोजिशन में मल्टीपल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। ओके, अब एक नोट देखिए, नोट क्या बोल रहा है? कंपल्सरी टू प्रिजर्व द ओरिजिनल कैंडिडेट की इन फाइनल डिकम्पोजिशन, इफ नॉट देन मेक अनदर बॉक्स फॉर कैंडिडेट की। अगर आपके ओरिजिनल डिकम्पोजिशन में कैंडिडेट की प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए अलग से एक बॉक्स बनाएंगे एंड देन उसमें लिखेंगे। ओके, पर इस रिलेशन में हमारे पास कैंडिडेट की तो प्रेजेंट है तो हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे A नहीं होता तो अब हम क्या करते, अब हम अलग से एक A के लिए बॉक्स बनाते और उसमें A को लिखते, वो हमारे लिए एक अलग रिलेशन बन जाता। तो हमारे पास उस केस में कितने रिलेशन हो जाते? उस केस में हमारे पास 5 रिलेशन हो जाते। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि आपका जो फाइनल आंसर है, फाइनल डिकम्पोजिशन, उसमें कैंडिडेट की होना कंपलसरी है। अगर नहीं है तब आप अलग से उसके लिए एक रिलेशन टेबल बना दीजिए। ओके, आई होप सो आपको BCNF डिकम्पोजिशन क्लियर हो गया होगा। हमने 2NF, 3NF और BCNF सबको डिस्कस कर लिया है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टी वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अब तक हमने जितनी भी डिपेंडेंसीज देखी वो सब सिंगल वैल्यूज थी, यानी x टेंस टू y वाली। बट अब हम देखेंगे मल्टी वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज, जिसका साइन होता है x डबल टेंस टू y। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अकर इफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट रिलेशन आर केप्ट इन अ सिंगल रिलेशन कंसीडर 2 रिलेशन। जैसे देखिए मल्टी वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है, ये होती है कि मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट रिलेशन है और वो सब एक सिंगल रिलेशन के अंदर रखे गए हैं। 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट रिलेशन है और वो एक सिंगल रिलेशन के अंदर कैप्ट करके रखे गए हैं।
देन उस केस को हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे देखिए R1 R2 एक सिंगल रिलेशन है और उसके अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट रिलेशंस है, जैसे SID और S नेम। मान लीजिए SID किसी का ID है और S किसी का नेम है, सेम केस R2 के साथ भी है। तो आपको मल्टी वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है, इफ टू और मोर इंडिपेंडेंट रिलेशन आर केप्ट इन अ सिंगल रिलेशन, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट रिलेशन एक सिंगल रिलेशन के अंदर होते हैं, इसे हम कहते हैं मल्टीपल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है देयर मस्ट बी 3 और मोर एट्रीब्यूट्स। इसमें 3 या 3 से ज्यादा एट्रीब्यूट पॉसिबल है। ओके, सेकंड पॉइंट बोल रहा है एट्रीब्यूट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। एक टेबल देखिए, ये देखिए, ये एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट टेबल है। यहाँ रोल नंबर 1 है लेकिन कोर्स भी 2 है और बुक भी 2 है। तब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सिंगल सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, रोल नंबर 1 कोर्स ए एंड बुक कोर्थ। रोल नंबर 1 कोर्स ए बुक गैल्विन। रोल नंबर 1 कोर्स बी बुक कोर्थ। रोल नंबर 1 कोर्स बी बुक गैल्विन। तो ये हो गया हमारा मल्टी वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम लोग 4NF भी बोलते हैं। ये क्या होता है, अ रिलेशन R इज इन 4NF इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। कोई भी रिलेशन 4NF में तभी होगा जब ये इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी 2 कंडीशन, पहली कंडीशन R इज ऑलरेडी इन 3NF एंड BCNF। R 3NF और BCNF में होना चाहिए। या मान लीजिए अगर आपका कोई रिलेशन है तो वो 3NF का भी पार्ट होना चाहिए और BCNF में भी होना चाहिए। अगर ये है तब हम कहेंगे कि वो 4NF में भी होगा। और सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, इफ इट इज कंटेन नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज। और उसमें कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ इस टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए उसमें। 2 कंडीशन है 4NF होने के लिए, पहली कि जो रिलेशन है वो 3NF और BCNF में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि उसमें कोई भी मल्टी वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। ओके, आई होप सो आपको 4th NF या 4NF नॉर्मल फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जॉइंट डिपेंडेंसी। जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होता है वो देखते हैं। लेट R बी अ रिलेशन स्कीमा एंड R1 R2 R3 डैश Rn बी दी डिकम्पोजिशन ऑफ R। ये कह सकते हैं R1 R2 जो है वो R रिलेशन का सब रिलेशन है, ठीक है। देन R इज सेड टू बी सेटिस्फाई द जॉइंट डिकम्पोजिशन। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सब रिलेशन है अगर मैं उसका नेचुरल ज्वाइन करूं और वो मेरा मेन रिलेशन के बराबर आ जाए, देन मैं कह सकता हूं जो मेरा ज्वाइन है वो ज्वाइंट डिपेंडेंसी होगा। ओके, यहाँ कह सकते हैं ज्वाइंट डिपेंडेंसी प्रेजेंट है। सिंपल सा मतलब है, मतलब ये है कि जितने भी सब रिलेशन है अगर मैं उन सब का नेचुरल ज्वाइन निकालूंगा और अगर वो मेरे मेन रिलेशन के बराबर आ जाते हैं तब मैं कहूंगा कि मेरा ज्वाइंट डिपेंडेंसी प्रेजेंट है। और अगर बराबर नहीं आएंगे तब मैं कहूंगा मेरा ज्वाइंट डिपेंडेंसी प्रेजेंट नहीं है। ओके, ज्वाइंट डिपेंडेंसी हो गया। देन नेक्स्ट देखते हैं 5th नॉर्मल फॉर्म। 5th नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, आ रिलेशन R इज इन 5th नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। ये तभी होगा जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी कंडीशन, R इज ऑलरेडी इन 4NF। जो हमारा रिलेशन है वो 4NF में होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट ज्वाइंट डिपेंडेंसी। इसमें ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। 5th नॉर्मल फॉर्म होने के लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि R इज ऑलरेडी इन 4NF में होना चाहिए, मतलब यानी इस केस में भी हम कह सकते हैं जो आपका रिलेशन है वो 3NF में भी प्रेजेंट होगा और BCNF में भी प्रेजेंट होगा। ओके, और जो सेकंड कंडीशन है वो ये बोलती है इट कैन नॉट बी प्रेजेंट ज्वाइंट डिपेंडेंसी। इसमें ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, मतलब अगर मैं R1 का नेचुरल ज्वाइन निकालूं R2 से तो ये मेरा मेन रिलेशन के बराबर नहीं आना चाहिए। ओके, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती देन कह सकते हैं कि जो मेरा रिलेशन है वो 5NF में है। ओके, आई होप सो आपको 5NF समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है व्हाई वी नीड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली होता क्या, सबसे पहले ये देखते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हम नॉर्मलाइजेशन उसे कहते हैं जब हम रिडंडेंट या एक्स्ट्रा डेटा के साथ मल्टीपल नॉर्मल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, देन उस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ओके, नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं है, जब हम किसी एक्स्ट्रा डेटा पर मल्टीपल नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई करते हैं उस केस को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन।
ओके, आई होप आपको नॉर्मलाइजेशन समझ में आ गया होगा। देन वाई वी नीड नॉर्मलाइजेशन, हमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ी क्यों, क्यों हम नॉर्मल फॉर्म्स का यूज कर रहे हैं वो देखते हैं। वी यूज नॉर्मलाइजेशन टू रिमूव दिस एनोमलीज। एनोमलीज मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि कुछ एनोमलीज मतलब प्रॉब्लम्स, जैसे देखिए इंसर्शन एनोमलीज, अपडेशन एनोमलीज और डिलीशन एनोमलीज। कई बार डेटाबेस में इस टाइप की प्रॉब्लम्स अवेलेबल होती है या अकर हो जाती है, उस केस में हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करके इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंसर्शन एनोमली। सिंपल है, इंसर्शन एनोमली मतलब जब आप डेटाबेस में कुछ भी चीजें इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम फेस होती है, उसे हम बोलते हैं इंसर्शन एनोमली। ओके, ये किस कारण से होती है, मान लीजिए अगर आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है या मल्टीपल टेबल्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, उस केस में हमारे पास इंसर्शन एनोमलीज प्रेजेंट हो जाता है। ओके, पर हम इसे नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, देन हम डिस्कस कर रहे हैं अपडेशन एनोमलीज। अपडेशन एनोमलीज भी क्या होता है कि मान लीजिए आप डेटाबेस में किसी भी टाइप का अपडेट कर रहे हैं, आप कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप उस चेंज को अकर या पूरा कंप्लीटली नहीं कर पा रहे हैं, देन उस केस में अपडेशन एनोमलीज प्रेजेंट हो जाती है। ओके, अपडेशन एनोमलीज होने का मेन कारण ये होता है कि मान लीजिए मल्टीपल डेटा डुप्लीकेट हो जाए या डुप्लीकेट डेटा आपको मिलने लग जाए मल्टीपल जगह या मल्टीपल रोज में आपको डुप्लीकेट डेटा मिलने लग जाए, तब अपडेशन एनोमलीज प्रेजेंट हो जाती है। ओके, सिंपल सा है, अपडेशन एनोमलीज यही होता है कि अगर डेटाबेस में डुप्लीकेट डेटा हो किसी भी रो या टेबल में, देन अपडेशन एनोमलीज होने लग जाती है और उसे हम रिमूव करते हैं नॉर्मलाइजेशन की मदद से। ओके, देन डिलीशन एनोमलीज। डिलीशन एनोमलीज क्या होता है, जब भी आप किसी प्रकार का डेटा को आप डिलीट करते हैं तो वो डिलीट नहीं हो पाती, किसी कारण से वो उसी डेटाबेस में रह जाती है या तो आपके डेटा को करप्ट करने लग जाती है। उस केस में डिलीशन एनोमलीज अकर होने लग जाती है, देन फिर हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करके इसको भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे जो हमारे नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो डिलीट हो सकती है, डिलीट ऑफ मोर देन इंस्टेंट, मतलब जितना आपको डाटा डिलीट करना था उससे ज्यादा डाटा डिलीट होने लग जाता है इस केस में, जब भी डिलीशन एनोमलीज प्रेजेंट होती है। ओके, आपको ये पूरी एनोमलीज समझ में आ गई होगी, आप एक एक बार इन सबको रीड करके देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अब हम देखेंगे क्लोजर ऑफ एफडी सेट्स। ये एफडी का ही कंसेप्ट है, बट अब हम इसे यहां डिस्कस करेंगे। देखिए, क्लोजर ऑफ एफडी सेट होता ये है कि अभी तक हमने क्लोजर काय का निकालते आ रहे हैं, एट्रीब्यूट्स का। अभी तक हमने सिर्फ एट्रीब्यूट्स का क्लोजर निकाला है, बट अब हम निकालेंगे एफडी सेट्स का क्लोजर। एफडी सेट मतलब कुछ इनका क्लोजर निकालेंगे। अभी तक हम सिर्फ इनका क्लोजर निकालते आया, अब हम इनका क्लोजर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए। Let of all possible FDs which is determined by given FD set is called closure of FD set। ठीक है, देखो क्लोजर ऑफ FD set निकालने का हमारे पास फॉर्मूला प्रेजेंट है। कैसे निकालते हैं देखिए, अगर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ FD set, तब उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर 2n। अब ये n क्या है, मेरा n है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से क्लियर करेंगे। ओके, अभी आप इतना देख लीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में मुझसे बोला जाए टोटल नंबर ऑफ एफडी सेट फाइंड आउट करिए, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर 2n। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वैलिड नंबर ऑफ एफडी सेट। अब कई बार टोटल नंबर ऑफ एफडी सेट में से कुछ ऐसे सेट्स भी होते हैं जो वैलिड नहीं होते, देन उस केस में हम सिर्फ वैलिड नंबर ऑफ एफडी सेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वो होता है ब्रैकेट में n-1 इंटू n प्लस 1। इस केस में भी जो n है वो है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अभी देखते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं क्लोजर ऑफ एफडी सेट को एक एग्जांपल की मदद से। अब देखिए, इस एग्जांपल में देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास रिलेशन गिवन है उसे लिखेंगे ABC। अब देखिए, मैं इसके कितने कंपोनेंट्स बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ A बना सकता हूँ, मैं B बना सकता हूँ, मैं C बना सकता हूँ। क्या मैं इतने ही कंपोनेंट बना सकता हूँ, नहीं, मैं और भी कंपोनेंट बना सकता हूँ। और कौन कौन से, मैं AB बना सकता हूँ, मैं BC बना सकता हूँ, मैं CA बना सकता हूँ। क्या और कोई कंपोनेंट बनेगा, हाँ एक और कंपोनेंट बनेगा, ABC, ये भी कंपोनेंट बनेगा। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग ये कंपोनेंट बना देते हैं, बट एक कंपोनेंट सब भूल जाते हैं, और वो इस केस में बनता है फाई भी एक कंपोनेंट के तौर पे ऐड हो जाता है। जब भी हम क्लोजर ऑफ एफडी सेट निकालते हैं, उसमें जब भी हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे तो हम फाई को भी ऐड करेंगे।
तो मैं बोलूंगा मेरा ABC जो रिलेशन है उसके कितने कंपोनेंट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मेरे पास n कितना आ गया, 8। ओके, देन अब मैं फाइंड आउट करूंगा टोटल नंबर ऑफ FD सेट। टोटल नंबर ऑफ FD सेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, 2 की पावर 2n लगाएंगे, 2 इंटू n की जगह लिखेंगे 8, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 16, यानी टोटल नंबर ऑफ FD सेट कितना आ गया, 2 की पावर 16। ओके, देन हम निकालेंगे वैलिड नंबर ऑफ FD सेट। अब वैलिड नंबर ऑफ FD सेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, n की जगह ले लेंगे 8 माइनस 1 इंटू 8 प्लस 1, क्या आ जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 1, जो कि सॉल्व करने पे आ जाएगा 63। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को। अगर मान लीजिए मेरे पास सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स गिवन होते किसी भी रिलेशन में, तब कितने कंपोनेंट्स बनते, तब भी बन सकते थे, मेरा A बन सकता था, मेरा B बन सकता था, मेरा AB बन सकता था, और कोई, हाँ 5 को आप भूलिएगा नहीं, 5 भी बन सकता है। तो इस केस में कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट बन जाते, इस केस में मेरे पास 4 कंपोनेंट्स बन जाते। तो n की जगह कितना आता, 4, और आप n की वैल्यू रख के ये दोनों चीजें निकाल सकते थे। ओके, आई होप सो आपको क्लोजर ऑफ FD सेट भी क्लियर हो गया होगा, सारे डिकम्पोजिशन क्लियर हो गए होंगे, सारे नॉर्मल फॉर्म क्लियर हो गए होंगे। सो फाइनली हम कहेंगे कि हमारा चैप्टर 1 एंड होता है फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन। इसमें हमने A to Z सब कुछ कवर करा, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक, और कुछ भी नहीं छोड़ा। विथ एग्जाम्पल के साथ हमने सारी चीजें को कवर करा है। ओके, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स, सब कुछ आपको बताए गए हैं, और ये सारे नोट्स भी आपको गिवन कर दिए जाएंगे। ओके, सो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि आपको ये चैप्टर 1 कैसा लगा, क्या आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए। आप चाहे तो हमें आउट ऑफ 5 रेटिंग देकर भी इसे बता सकते हैं। ओके, सो इस चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक लिए बाय बाय।